हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ। आज सुहा की जगह सुहा चुप बैठी है। सर नो कमेंट्स। नो कमेंट। कल के मैच के बाद आप मुझे बताएं मैं कैसे अपने दिन का और कैसे मॉर्निंग शो का आगाज करूं। आप व्हाट अ मैच, यही कहना चाहिए। आपने किस तरह से खेला है। व्हाट अ मैच तो हो ही नहीं सकता सर ये कहना। व्हाट अ मैच ही था। मतलब अगर आप कोशिश करके हारते हमें खुशी होती। आप कल किस तरह से खेले हैं सर। सुबह उठ के आप रेडियो सुन लें, आप कोई क्लिप देख लें, आप टीवी देख लें, आपके जख्म ताज़ा हो जाते हैं। बस मैं उसी दुख में हूँ सर। मेरे ख्याल में हरमीत की तरफ चलते हैं। सुहा ने नहीं बोलना। वो होता है ना, बहुत अफसोस का होता है, तो गोरों क्या सत्ते में करते हैं, चले एक जाते मिनट की हैं। खामोशी। तो सुहा के लिए चंद मिनट की खामोशी। हरमीत से बात करते इसके हैं। बाद जब ये हिम्मत में आ जाएगी दोबारा तो फिर इसको शामिल कर लेंगे हम। हेलो हरमीत, क्या आपका भी यही हाल है? एक मिनट की खामोशी। जी अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल रऊफ साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि दुख तो है, तकलीफ तो है। जाहिर बात है कि किस किस्म का मैच जो जो हम तवक्को कर रहे थे कि कम से कम मैच खेला जाएगा, और खेल जिस तरह खेला गया ये कल का मैच, मुझे भी हैरानी हुई, परेशानी भी हुई कि भैया हो क्या रहा है। पहले 10 ओवर में आपके 60 रन है और फिर उसके बाद जो रनों का भरमार भाई, आप जिस तरह वो फील्डिंग हमारी थी वो भी ना पूछें। उसके बाद हमारी बैटिंग लाइन बिल्कुल फ्लॉप। मुझे तो लगा कुछ देर के लिए कि बॉलरों को पहले ले आते तो कम से कम कुछ चीज़ बेहतर हो जाती, कि इन बैट्समैनों से तो वो रऊफ साहब और दीगर जो लोग थे वो सारे ज़बरदस्त किस्म के खेल पेश कर रहे थे मेरे ख्याल में। लेकिन बड़ी मायूसी हुई रऊफ साहब, माजरत के साथ बहुत दुख मुझे भी हुआ है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा ना। लेकिन चले जी सुहा, स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा कर देते बोलना हैं थोड़ा पड़ेगा। सा। हरमीत आप इसरार कर रहे हैं तो छठी दफा सर श्रीलंका ने ये एशिया कप जीता है, छठी दफा, और बड़ा जबरदस्त खेला है सर। अगर और सबसे पाकिस्तान बड़ी बात यह है कि एक यंग टीम है। इस Yes. टीम में कोई स्टार नहीं है। दे आर फ्रेश, वेरी हमारे फ्रेश। यहाँ जिस तरह से लोग स्टार बना लेते हैं ना, फ्ला स्टार, ये स्टार, वो स्टार, जैसे नसीम शाह इस स्टार टीम बना में कोई सर। स्टार नहीं था। नसीम शाह जैसे 2 दिन पहले स्टार बना पिछले मैच में, और हाँ। इस मैच में आप देखिए दूसरी बॉल पे जब वो आउट हुए, ओ माय गॉड सर, मैं आपको बता नहीं सकती। अफसोस की इस इंतहा पर पहुंच गए थे हम लोग। कल तो हमने मैच का एहतमाम किया बाकायदा, हमारी टीम ने, हमारी ऑफिस की टीम ने, लड़कियां तैयार, लड़के तैयार, और हम इसमें 110% श्योर थे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान हम बैटिंग जरूर की तरफ आए। जीतेगा। सबसे ज़्यादा बेसिकली जो हमारा वो डाउनफॉल हुआ है वो बैटिंग की वजह से हुआ है। फ़खर आउट ऑफ फॉर्म, बिल्कुल पहली गेंद पे इसमें भी आउट। बाबर आजम 5 इनिंग्स खेली, किसी में कुछ नहीं कर सके। रिजवान ने थोड़ा परफॉर्म किया सर, वो थोड़ा एंकर बने हुए थे, वो ठीक है, वो एंकर बने हुए रिजवान थे। का रन रेट स्लो था, लेकिन चलो एक एंड संभाला हुआ था। फिर कंपैरेटिवली भी। बेहतर किया। उसके बाद आसिफ अली को देखें तो वो भी पहली गेंद के ऊपर आउट हो गए। फील्डिंग हमारी इंतहाई बुरी रही। कल शादाब ने 2 इम्पोर्टेंट कैचेस, एक तो ड्रॉप किया, दूसरा ड्रॉप करवा दिया टक्कर मार के। तो करवा मतलब दिया। और उसके मुकाबले में आप देखें श्रीलंका एक को कैच नहीं छोड़ा सर। 57 के ऊपर उनके 5 आउट हो चुके हुए थे। लगता है ऐसा था कि आज पाकिस्तान इनको 120 130 के ऊपर आउट कर लेगा, और कर भी लेना चाहिए था। लेकिन राजा पक्सा उनका जो है बैट्समैन, क्या एक ज़बरदस्त तरीके पे उसने रन रेट भी कम नहीं होने दिया, और 70 वो तक मुसलसल पहुंच गए खेलता रहा, सर। तेज खेलता रहा। और जिस तरीके से राजब पक्षे को आपने चांस इतना दे दिया रऊफ साहब, और के जाहिर बात है कि आपकी बात दुरुस्त है कि शादाब ने जिस किस्म के कैच ड्रॉप किए, वही श्रीलंका की टीम, वही खिलाड़ी, उन्होंने वही उस किस्म के कैच जो है वो छोड़े तक नहीं, और जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। फिर आसिफ अली जैसे आए, अब वो गेंद छक्का लगाने की तो नहीं थी ना, चौका लगाने की थी, और वो छक्का लगाने के लिए आए। उसके बाद खुशदिल शाह को अगर आप देखें तो वो भी मुझे तो आउट ऑफ फॉर्म लग रहा है, कि दूसरा मैच जो मैं उसका देख रहा हूँ कि वो कोई परफॉर्मेंस उसकी बिल्कुल जीरो है। इसी तरह दीगर खिलाड़ियों को आप देखें कि जो जिन्होंने कुछ करना था वो भी ऐसे चले गए, मुंह उठा के और चले गए भाई। तो सिचुएशन बड़ी वर्स्ट किस्म की थी, और ये हैरानी हो रही थी कि जिस किस्म से स्टार्ट लिया था, शुरुआत हमारी थी, जब उनकी बैटिंग स्टार्ट हुई तो हम सोच रहे थे कि शायद 110 120 तक ही चले जाएंगे, लेकिन बाद में जो मामला हुआ तो उससे बड़ा अफसोस हुआ बाजी। चलिए जी, ये अफसोस तो रहेगा अगले एशिया कप तक सर हमें। अब कितना मतलब आप ये अफसोस देखो करें कि हम। बॉलर्स की पिटाई हुई हमारे। कल कप्तानी भी हमें को ख़ास नज़र नहीं आई, गलत डिसीजन थे बॉलिंग के मामले में करवाए गए हों, चाहे बैटिंग में, मतलब किसी को ऊपर नीचे भेजना। नवाज जिसको इतना बड़ा स्टार बना दिया गया था, एक मैच में उससे तुक्का लग गया उसका हिंदुस्तान के खिलाफ। उसके बाद कल वो भी फिर आउट ऑफ कलर फॉर्म नजर आया। और यहाँ पे आकिब जावेद ने एक सवाल पूछा ट्विटर के ऊपर, एक प्रोग्राम में भी उनका सवाल था कि हम शुरू से कहते रहे कि शुएब मलिक को टीम में होना चाहिए।
दरमियान में, तो शुएब मलिक टीम में क्यों नहीं है, जो आहिस्ता आहिस्ता एक बेस बना के देता है और फिर टीम को बिल्ड करता है। अगर इसी तरह से शान मसूद जो इंग्लैंड में मुसलसल परफॉर्म करता चला आ रहा है, उसको टीम में क्यों नहीं रखा गया था। तो वो जो दोस्तियों के ऊपर, यारियों के ऊपर एक सवाल उठा है कि वक्त आ गया है कि अब आप सिफारिशों के ऊपर, दोस्तियों के ऊपर टीम को सिलेक्ट करना मेरिट पे काम बंद करें कर सर, दें। मेरिट पे काम करें, मेरिट के ऊपर चलें। शान मसूद आप ये देखो, इंग्लैंड में उसकी मुसलसल परफॉर्मेंस 5-6 मैचों की उसकी निकाल के देख लो, काउंटी में वो जो खेला है बेहतरीन उसकी परफॉर्मेंस रही है। इसी तरह से शुएब मलिक जहाँ जहाँ खेल रहा है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस उसकी रही है। तो इनको निकाल के इफ्तिखार भी और रोसब उसकी परफॉर्मेंस रही है, आपने जब भी देखा है T20 में, अगर शुएब मलिक की मैं बात करूं, यकीनन उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली है और टीम को कोशिश की है उस मुकाम तक जाके छोड़ा है जहां तक आगे खिलाड़ियों ने उसको आगे वो लेके गए हैं। तो ये कम से कम आपके पास कोई एक्सपीरियंस, आपने वो लोग देखे जिन्होंने 2-3 या 1-2 मैचों में छक्के चौके मारे तो आपने उनको स्टार बना के वो लेके आए। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं शुएब मलिक की जगह तो खास बनती थी, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा मैच खेला नहीं है और उस मैच में रन ना बनाया, ऐसा मैच कभी आया नहीं है, तो उसकी जगह तो बनती थी। लेकिन बहरहाल बहुत बड़ी गलती है। और श्रीलंका की टीम की जितनी भी तारीफ की जाए, यंगस्टर थे और उन्होंने कमाल की फील्डिंग, कमाल की बॉलिंग, कमाल की बैटिंग उन्होंने की है। सो चलिए, हमारी तरफ से मुबारकबाद श्रीलंका टीम को, और हमने आज अपनी हेडलाइन भी यही दी है, आपको एशिया कप मुबारक हो, आपने जीता। और जो मौजूदा सूरत हाल है वहाँ पर, उसमें यकीनन सर ये जो एशिया कप है वो एक ज़बरदस्ती विक्ट्री है जो कि वो यकीनन सेलिब्रेट कर रहे होंगे। लेट्स टॉक अबाउट टुडेज रन डाउन। सर गला बहुत ख़राब है। और दो आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि आज पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से मंडे बेट्स में हमको क्या बताएंगे। ज़िले सतह पर तमाम तंजीमों को भरपूर तैयारी करने के लिए खत लिख दिया है, ये कहते हैं हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, और कहते हैं कि अब एक ही कॉल दूंगा और उस कॉल पे पूरा मुल्क, सारी आवाम बाहर निकलेगी और ज़बरदस्ती इलेक्शन कराएगी। सर नया सोचना, चले जी, इसको हम डिस्कस करेंगे कि उनका क्या प्लान है और किस तरह से वो लाहेअमल लेकर आएंगे। इसके अलावा आपको एक ऐसा शोरूम दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि वहाँ पर जो आपकी पुरानी जीप है उसको नई शक्ल कैसे दी जा सकती है। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर रन डाउन एज वेल फॉर टुडे। और इसके अलावा सर बात बिल्कुल हम करेंगे और हम हर रोज़ करते हैं और हर जगह पर इसकी बात देख रहे हैं, सैलाब मुतासरीन की बात तो दिन रात हम कर रहे हैं, लेकिन अब इससे जो वबाई अमराज फैल रहे हैं उस पर डिटेल में बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा सर कचरे से मछली और पोल्ट्री की मुख्तलिफ किस्म की खुराक, सर उसको तैयार किया जाता है, कितनी हार्मफुल है इन आबी हयात के लिए, और इनके वो तमाम खुराक जो तैयार की जाती है वो कैसे तैयार की जाती है, इसको आपको प्रोसेस पूरा दिखाएंगे भी और इस बारे में बात भी करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन प्रोग्राम के एंड पे हम अफसोस का एक और सेगमेंट करेंगे, थोड़ा सा खैर टेक्निकलिटीज़ को डिस्कस करेंगे कि फ्लॉज कहाँ थे हमारे टीम के, और श्रीलंका और पाकिस्तान का जो कल मैच हुआ और शिकस्त हुई उसको डिटेल में ज़रा लास्ट में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। अब चलते हैं सर डेली डोज की तरफ। डेली डोज जो है उसमें आपको हम बताते हैं कि आपने खबर तो हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में काफ़ी शामिल की और आपने भी इस पर काफ़ी सोशल मीडिया पे चर्चा देखा है। मलिका एलिज़ाबेथ दोम की वफ़ात पर आज पाकिस्तान में सर योम सोग मनाने का ऐलान किया गया है। जी, कैबिनेट डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, 12 सितंबर को मलिका बरतानिया के सोग में पाकिस्तान का झंडा सरनगू रहेगा। वज़ारत ख़ारजा जो है उसने सिफारिश की थी इसकी, और वो ये था कि यकजहती के तौर पे इंग्लैंड के साथ हिदायत की जाए कि 8 सितंबर को जो मलिका बरतानिया का इंतकाल हुआ था, आज उनका जो योम सोग मनाया जाए। बरतानी हुकूमत की जानिब से हम जानते हैं 10 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है। मलिका बरतानिया का जो जिस्म खाकी है, ताबूत है, वो एडिनबरा में मौजूद है। एडिनबरा से अब वो इंग्लैंड लंदन रवाना किया जाएगा। स्कॉटलैंड वो गई हुई थी और वहाँ पे उनका इंतकाल हो गया, तो वो वहाँ पे लाया जाएगा वापस। तो ऑन एंड ऑफ पिक्चर्स देख रहे हैं हम सर, प्रिंस हैरी और उनकी अहलिया और बाकी हम कैट मिडल्टन को भी देख रहे हैं। मुख्तलिफ पिक्चर्स में लोग अफसोस करने के लिए वहाँ पर पहुँच रहे हैं और बड़ी तादाद में लोगों को काफ़ी अफसोस भी है। मुख्तलिफ क्लिप्स और पिक्चर्स जब हम देखते हैं दे रियली फील सो बैड। और सर वो एक बड़ा इन्हें एक हिस्ट्री हम बार बार कह रहे हैं
एक हिस्ट्री है जो मुकम्मल हुई है, जो ख़त्म हुई है, और एक ऐसी खातून जिसने सर बहुत कुछ देखा। मैं जैसे उस दिन भी कह रही थी कि 15 प्राइम मिनिस्टर्स चेंज हुए हैं एट दैट उनके टेन्योर में, उनकी रेन में, और हर चीज़ को ग्रेजुअली उन्होंने चेंज होते हुए देखा है। लेकिन सर बहुत सारी अजीबोगरीब बातें भी सोशल मीडिया पर की जा रही है ना, मतलब कि अब कुछ ऐसे चेंजेस भी आएंगे जो बड़े मुख्तलिफ मुनफरिद होंगे। कोहिनूर का जो हीरा है उसको भी वापस लेने की डिमांड की गई, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ये आफ्टर इफेक्ट्स में जो सामने आएंगी। बिल्कुल ठीक है। हरमीत, आपने कमेंट करना है कुछ या आगे चलें? जी जी बिल्कुल, रऊफ साहब की बात दुरुस्त है। और सोहा भी कह रही हैं कि बहुत सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे और मुख्तलिफ किस्म के तबसरे भी आ रहे हैं, और इसी हवाले से भी आ रहे हैं कि हम इज़हार अफसोस कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इस किस्म की चीज़ें भी आ रही हैं। बहरहाल एक बहुत बड़ी हिस्ट्री थी, एक बहुत बड़ी तारीख थी, और बहुत कुछ उन्होंने देखा अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ किया। और चाहे पाकिस्तान हो या दूसरे ममालिक हैं, सबके साथ एक अच्छे ताल्लुकात रखने की एक भरपूर कोशिश भी उन्होंने की। तो मेरे ख्याल में तबसरे तो अपनी जगह, लेकिन हुकूमत की जब से फैसला है तो उसकी तायद करनी चाहिए। अगली खबर सर जो ये है ना, अब आज के बाद जब ये जो मैं खबर देने लगी हूँ, आसानी से कहा जाएगा, अगर कपल्स की खास तौर पर बात करें, आओ तुम्हें चांद पे ले जाऊँ खाना खिलाने के लिए सर क्योंकि एक ऐसा होटल दुबई में बनने जा रहा है जो कि चांद की शक्ल का होगा। और सर ये ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की एक कंपनी है जो कि इसे तामीर करेगी। इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए और इसको तामीर करने के लिए आगाज़ किया गया है। प्रॉपर 48 माह का टाइम दिया गया है कि इसको तैयार किया जाएगा। प्लस 735 फीट सर इसकी ऊंचाई होगी, 735 फीट ऊंचा होगा ये, ऊंचा होगा, और इसकी शक्ल और ऐसी ये होगी। दुबई एमिरेट्स में इस तरह की चीज़ें होती हैं, बड़ी से बड़ी इमारतें। बुर्ज खलीफा जो था दुनिया की सबसे टॉल बिल्डिंग, मैं सोचता हूँ बाद के दुबई में भी बहुत दफ़ा गया हूँ, 10-15 दफ़ा गया हूँ, कि आपने इमारतों का एक जंगल तो बना दिया है, पैसा बहुत आ गया है, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन काश इस तरह की भी चीज़ें हों कि दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी वहाँ पे हो, दुनिया की सबसे अच्छी साइंस लैब वहाँ पे हो। मुसलमान बहुत पीछे रह गए हैं इस तरह के कामों में। तो मेरा जी चाहता है कि ये होटलों के अलावा काश इस तरह की भी चीज़ें बिल्डिंग्स के अलावा शुरू हो जाए, बिल्डिंग्स के अलावा कोई ऐसी तारीखी यूनिवर्सिटी बने जो ऑक्सफोर्ड जैसी तो नहीं कह सकते, लेकिन इस नौयत की एक ऐसी यूनिवर्सिटी बने जो कि मुस्लिम जो भी हमारे लीडर्स हैं उनके क्रेडिट में आए कि इन्होंने भी कोई ऐसा काम किया है, ऐसी तालीमी दर्स का बनाई है जो कि हमेशा ऐसे रहेगी जैसे ऑक्सफोर्ड। हम पता नहीं किस काम पे लग गए हैं, चांद बना लो, सूरज बना लो, सबसे ऊंची बिल्डिंग बना लो, जैसे मैंने कहा। लेकिन यह है कि वो काम का काम कोई सर जाहिर बात है माजी से सीख रहे हैं। हाँ, ताजमहल देख ले आप, सोचा कि हम चांद क्यों ना बना ले। हाँ, तो वो भी वहाँ भी मुसलमानों को जवाल इसी वजह से आया था कि कोई काम की यूनिवर्सिटी नहीं थी, कोई काम की दरसगाह नहीं थी। सर मोहब्बत तो की है ना हमने, में मोहब्बत तो थी, ठीक है, मोहब्बत तो की है, ताजमहल तो बनाया, मुगलिया दौर तो बनाया। पता नहीं कितनी 14वीं बीवी थी मुमताज महल, पूछे 14वीं बीवी थी, आप ये अंदाजा लगाया उसके बिछड़ने में उन्होंने वो ताजमहल ही बनाया। हाँ, और उसकी जगह कोई यूनिवर्सिटी बनी होती, कोई दरसगाह बनी होती, कोई बोर्डिंग स्कूल बना होता, आप सोचे कि वो आज क्या होता। वो जगह पे वो जगह को उस तरह से यूटिलाइज किया जाता, तो आज सोचे कितनी बड़ी तादाद में हमारे जो तलबा की बात बिल्कुल दुरुस्त भी है सोहा कि अगर आप देखिए इतना सारा पैसा है, आप दुनिया के टॉप क्लास के प्रोफेसर, टॉप क्लास के लोग जो हैं आप ले आ सकते हैं, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा, और पैसा अगर हो तो बहुत कुछ हो भी सकता है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक अच्छी तालीम दरसगाह जो है वो बन सकता था, अगर वो चाहते तो बना भी सकते थे। लेकिन आपकी बात उनकी तरजीह जो है वो तालीम नहीं थी ना सर, तरजीह तालीम नहीं थी। लेकिन अगली खबर जो है ना, इन जैसे लोगों की तरजीह हम एक तरफ इस तरह की चीजें बना रहे हैं और लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को जान जोखिम में डालकर वो तालीम के लिए क्या कुछ करते चले जा रहे हैं। अगली खबर ऐसी है कि देखिए हम इनकी ये इन लोगों की तरजीह होती है तालीम। एक तालिबा जिसका ताल्लुक इंडिया से है, उसका एग्जाम था, दरिया अबूर करके उसने अपने सेंटर पहुंचना था, और उसने क्या किया, बगैर किसी नकलो हमल के सर उसने वो दरिया अबूर किया, और वो उसकी डूबती हुई वीडियो वायरल होगी। यू कैन सी दैट, हम आपको दिखा रहे हैं कि सर वो किस तरह से अपने फैमिली मेंबर्स के साथ दरिया अबूर कर रही है। सिर्फ उसका सर नजर आ रहा है, मतलब इतनी गहराई तो कम से कम है ना। अब ये जा रही है पेपर देने के लिए सर, मतलब कमाल है ना। आप ये देखो कि हिम्मत की बात है, बिल्कुल दाद देने की बात है। रऊफ साहब देखिए ना कि हाँ कि एक तलब है, एक तालीम के लिए जाने के लिए जो कोशिश की जा रही है, जाहिर बात है ऐसे लोग कामयाब भी होते हैं ज़िंदगी में जो इस किस्म की मुश्किलों से जाके आगे एजुकेशन अपनी तालीम हासिल करते हैं। और ये देखें ना कि रास्ता ना होने के बावजूद वो दरिया अबूर करे, ऐसे अबूर करे जाके एग्ज़ाम देने के लिए। अगर हमारे औदा तो हम कहते सो जा आराम से यार, दरिया अबूर करेंगे अब क्या एग्ज़ाम के लिए।
तो बहुत ज़्यादा आपकी बात दुरुस्त है कि बहुत सारे लोग जो है तालीम के मैदान में कूदने के लिए और कुछ हासिल करने के लिए बहुत तगदू करते रहते हैं। बस ये ये उन्हीं में तादी से कलावती इसका नाम है, लड़की का तादी कलावती। कलावती। और इसने इतना चौड़ा पाठ जो था दरिया का वो अबूर किया अपने भाई और बाप की मदद से, और ये पहुंची है एग्ज़ाम देने के लिए। पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचाया हुआ है इस सोशल जो मीडिया के ऊपर इस वीडियो ने। तो होना ये चाहिए आपका, हमारे यहाँ भी हैं, पाकिस्तान में भी इस तरह के लोग मौजूद हैं जो बड़ी मुश्किल से तालीम हासिल करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान बहुत आगे निकल गया और इसी वजह से अब वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है। बरतानिया को उसने पीछे छोड़ दिया। इन्वेंशन, आप क्या इन्वेंट करते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर आप कितना एक्सपोर्ट करते हैं, ये है असल सबक सीखने का। और सर अगर आप तालीम की बात करें और स्पेसिफिकली अगर आप आईटी डिपार्टमेंट की बात करें या इस फील्ड की बात करें, तो इंडिया से कितनी बड़ी तादाद में आईटी स्पेशलिस्ट, आईटी एक्सपर्ट्स इस पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, आप गूगल की बात करें, आपको इंडियंस खास तौर पर बड़ी तादाद में ऐसे इदारों में नजर आएंगे जो अपनी सर्विसेज दे के अपना जो बेसिकली जीडीपी है अपने मुल्क का वही बढ़ा रहे हैं अल्टीमेटली। तो ये तालीम से मोहब्बत है और इसकी खबर इंडिया से थी, हमने सोचा आपको देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर भी ये काम ऐसे लोग ही कर सकते हैं जो ज़्यादा काम करते हैं। अगली खबर जो है वो ऐसी है, एक ऐसा माउस बनाया है सैमसंग, बैलेंस माउस उसका नाम है, और आप अगर ज़्यादा काम करेंगे तो सर माउस काम नहीं करेगा, भाग पड़ेगा, असल चूहे की तरह भाग पड़ेगा। और अगर आप उसको हाँ, ये ऐसे लोगों के लिए जो दफ्तर में ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, घर जाना नहीं चाहते, अच्छा तो जी। जनाब सैमसंग ने एक ऐसा माउस बना लिया है कि जो बुनियादी तौर पे अगर आप काम ज़्यादा कर रहे हैं वो भाग पड़ेगा। वो देखिए भाग रहा है सर, भाग रहा है। आप उसको पकड़ना चाहेंगे वो चूं 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 करेगा बाकायदा और फिर भाग जाएगा, चूहे की तरह भाग रहा है। कितना प्यारा लग रहा है, चूहा क्यूट लगता है ऐसे भागता हुआ। मतलब आपने ज्यादा काम कर लिया है, उसकी एक लिमिट, अच्छा उसकी एक लिमिट से बढ़ के उसने कहना नो 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 मैं अब आपके हाथ में नहीं आऊंगा, बेटा आराम करें। ये वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा काम करते हैं, ये हम जैसे लोगों के लिए नहीं है जो थोड़ा काम करें कहते हैं भाई हम तो थक गए हैं, माउस तुम भाग जाओ, खुद ही भाग जाओ इससे पहले कि हम भागे। हाँ। तो खैर ये उन लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है, उन लोगों के लिए जो बहुत काम करते हैं। अच्छा जी सर, आगे जो है वो खबर है कि फरार होने वाला बंदर साइकिल पर बैठकर दोबारा सर चिड़िया घर पहुंच गया है। ये चैंपियंजी है, घर को आएगी वो। चैंपियंजी है जो चिड़ियाघर से भाग के फरार हो गया था। इसको देखा जा सकता है, ये सड़कों के ऊपर, पार्क्स में ये चला गया जनाब। मुझे लगता है सैर करने के लिए निकला था। हाँ, और फिर वो जू कीपर जो है वो भी चली गई और उसने जाके से मुज़ाकरात किए। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने मुज़ाकरात किए, उसको कायल करने की कोशिश की, उसको मनाया, और दरम्यान में बारिश हो गई तो उसने अपनी जैकेट जो है, ये जो चैंपियंजी है भाग के उसके पास आ गया, इसने अपनी जैकेट उसको पहना दी और फिर जनाब वो साइकिल में बिठा के उसको वापस ले। इसका नाम है सर चीची। चीची इसका नाम है, 10 माह का है, 10 माह की इसकी उम्र। और सर पता नहीं मैं चीची नाराज होके गया। मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो नाराज किस बात से हुआ होगा। मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे मत दे खाना, मुझे मेरी पसंद का खाना मत दे, या मुझे कोई मूवी ना दे, नेटफ्लिक्स ना देखने दे। सारी बात है, इसको इसके पसंद का खाना नहीं मिला होगा और बकायदा नाराज होकर घर छोड़ के चला गया। सबसे बड़ी बात यह है कि मुज़ाकरात में उसको क्या कहा होगा और कौन सी ज़बान में कहा होगा। कहा होगा तुम्हारी शादी करा देते हैं। जब बच्चे नाराज होकर घर से जाते हैं तो पापा ये कहते हैं चलो तुम्हारी शादी करा देते हैं। हो सकता है इसी बात पे भागा हो, उसने कहा मैं तुम्हारी शादी करा दूंगी, उसने कहा ये क्या सर बीवी के साथ रहना पड़ेगा। ये बात ठीक है, चले वापस चलिए। नहीं सर, ये लोग ऐसे नहीं, ऐसी चीजों से भागते नहीं होते, ऐसी चीजों पे आप खुश हो जाते हैं, जानवर हो या इंसान हो, खासतौर पे मर्द हज़रात खुश होते हैं ऐसी बात से। चलिए जी, डेली डोज हमने कर लिया, अब हम लेनी है एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी अस्सलाम वालेकुम। वाजी ब्रेक के बाद एक तरफ तो मैच हम हार गए श्रीलंका वाला, वो दुख में हम बैठे हुए हैं, और एक तरफ इंतशार की सी बातें हैं जो इमरान खान की तरफ से आ रही हैं। GIT ने उनको तीसरा नोटिस दिया, उन्होंने उसको भी दरखुर इतना नहीं समझा, वहाँ भी वो नहीं गए, उसकी बजाय वो गुजरांवाले जलसे में पहुँच गए। गुजरांवाले जलसे में जाके उन्होंने खिताब फरमाया और उन्होंने कहा कि जनाब मैं कॉल दूंगा बहुत जल्द, और मैं कॉल दूंगा और तमाम आवाम जो हैं वो पहुँचेंगे, प्रेशराइज करेंगे, हर तरफ से निकलेंगे कि हुकूमत फौरी तौर पे इलेक्शन कराए। इलेक्शन की बात हो रही है।
तो NBC हमारे साथ मौजूद है नासिर बेग चुगताई साहब, उनसे चल के पूछते हैं, उनके तो दोस्त हैं बड़े, कि ये क्या करना चाह रहे हैं इस वक्त जबकि मुल्क में बेपनाह प्रॉब्लम आया हुआ है, 4 करोड़ के करीब लोग मुतासिर हुए हैं, मंचर झील की सतह खतरनाक हद तक पहुंची हुई है, लोग बेघर हैं, ज़रूरत किसी और चीज़ की है, और इमरान खान क्या करते फिर रहे हैं। जी NBC साहब, सिंध आपने पूरा देखा हुआ है, हमल झील और मंचर झील भी आपकी देखी हुई है, दोनों के दरमियान 100 किलोमीटर का फासला है जी। अच्छा। लेकिन वो 100 किलोमीटर गायब हो गए। अच्छा, वो 100 किलोमीटर आपको दोनों झीलें मिल गई हैं आपस में। आपस अब में इसके मिल बाद बाकी क्या बचता है? बिल्कुल ठीक है। बाकी कुछ नहीं बचता सिंध के अंदर। और सिंध इस वक्त दरिया है, पूरा दरिया सिंध है। आर्मी चीफ ने भी देखा तो कहा ये तो पूरा दरिया लग रहा है मुझे, बहुत बुरी सूरत हाल है, बीमारियां हैं, मलेरिया, डेंगू, सांप का काटे का मसला बहुत संगीन हो गया है, ये सांप तो बहुत ज्यादा है वहां पर। दादू खतरनाक इलाका बन गया है, मंचर झील में कट पे कट लगा रहे हैं, उसका पानी अब दरिया में जाना शुरू हुआ है इतने दिनों के बाद। लेकिन दादू अभी मुहासरे में पानी के, बाकी इलाकों से पानी निकल रहा है, लेकिन बहुत बुरी सूरत हाल है। और ये सूरत हाल ऐसी है जिसमें हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि रिलीफ कब खत्म होगी, रेस्क्यू कब खत्म होगा। रेस्क्यू अभी कंटिन्यू है। अब वो एक जो सवाल आपने किया इमरान खान साहब के बारे में, वो भी सलाबी कैसे सवाल है। जी NBC आपका मेरे ख्याल में शायद नेट का मसला है, हम थोड़ी देर में आते हैं, दोबारा आपसे रब्ता करते हैं। लेकिन ये जो झील मिलने की बात ये कर रहे हैं ना सर, इन्होंने शुरू बड़े अच्छे अंदाज में किया, नेचर कैन गिव यू व्हाट यू नीड। लेकिन जो हमारा ग्रीड है ना सर, आप ये देखिए कि हम कहीं जो ओवरऑल क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में हो रहा है ना, इसका सबसे बड़ा कसूरवार सर इस वक्त अर्बन डेवलपमेंट को कहा गया है। हम दरियाओं का रुख मोड़ रहे हैं, हम पहाड़ों को चीर रहे हैं और खेत खलियान ख़त्म कर रहे हैं और सारा का सारा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। सर नेचर जो है ना, कुदरत वो अपना इंतकाम लेती है, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। सर हमें भी देखना पड़ेगा कि हमारी गलतियाँ कहाँ कहाँ पे है और हमने क्या क्या किया और उसके बाद कहाँ पर ये सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है। मैनेजमेंट का जिक्र थोड़ा सा कर लेना चाहिए। कुदरती आफत हम इसको कह रहे हैं, लेकिन आपका क्या ख्याल है सर, मैनेजमेंट मतलब इसमें होना चाहिए? मैनेजमेंट एक तो पाकिस्तान में भी जाहिर है, आपने जैसे जिक्र किया, मतलब दरियाओं के ऊपर हमने इजाज़त दे दी इमारतों बनाने की, कॉलोनीज बनाने की। और जैसे नासिर बेग कह रहे थे, हमारे साथ रब्ता उनका दोबारा हो गया, नासिर बेग की तरफ चलते हैं। जो सवाल मैंने उनके सामने उठाया था वही इमरान खान साहब का, इमरान खान क्या करते फिर रहे हैं। एक टेलीथॉन का उन्होंने दोबारा किया नासिर बेग, और उसमें वो कहते हैं कि 5 अरब रुपए प्लेज किए गए हैं। पिछला जो टेलीथॉन था उसमें भी बहुत पैसे प्लेज किए गए थे, वो पैसे बाद में पता चला चंद लाख रह गए हैं। तो अब भी देखें पता नहीं क्या बनता है। लेकिन इस वक्त तमाम सियासतदानों को सियासत छोड़ के जहाँ चाहिए वो फोकस करें इसके ऊपर, वहाँ इमरान खान साहब किसी और तरफ को लगे हुए हैं। जी नासिर बेग, उसका भी हिसाब किताब ले लें, उन 5 अरब का भी, जो 5 अरब और आए हैं उनका भी हिसाब किताब ले लें, आएगा 3 लाख के सिवा पैसे आ नहीं रहे। वादे तो लोग मैराथन किए, हमने बहुत से किए, 50 करोड़ का मिलते हैं 5 लाख रुपए बमुश्किल। कॉल्स कर करके, हम तो क्योंकि मीडिया के लोग थे तो मिल पाते। तो खान साहब बाहर जो कर रहे हैं वो आपको पता। नासिर बेग पहला जो था, जितने भी मिशन, नाई साहब आपके ना नेट का इशू है, पता नहीं आपने कौन सा इंटरनेट लगवाया हुआ है लेकिन चले, नेट के कनेक्शन का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, अगर क्लियर होता है तो उनसे बाद हम उनको कंटिन्यू करेंगे। और सर ये टेलीथॉन वाली बात भी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जी टेलीथॉन मतलब उन्होंने किया कल फिर और उसमें 5 अरब रुपए प्लेज किए गए। अमेरिका से ही एक साहब ने 2.5 अरब रुपए प्लेज किए और उन्होंने कहा कि वो मैं दूंगा। उसके अलावा भी बड़ी रकूम के वादे किए गए। असल बात यह है कि ये वादे कितने पूरे होते हैं। अगर ये वादे पूरे होते हैं और इतनी बड़ी तादाद में पैसे आते हैं तो ये तो अच्छी बात है। और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के लिए सही लाहेअमल है भी यही कि बाकी सियासत को फ़िलहाल भूल जाएं। हम अंदाज़ा नहीं कर पा रहे कि कितनी बड़ी तबाही हुई है। जैसे नासिर बेग कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि एक तो पानी है जिसने 2 चीलों का 100 किलोमीटर का फासला बिल्कुल ख़त्म कर दिया और ये दोनों मिल गई हैं आपस में। और इतने बड़े पैमाने पे पानी हर तरफ। एंटोनियो गुतेरेस जो है
जो सेक्रेटरी जनरल पिछले दिन आए हुए थे वो भी आप दीदा हो गए लोगों की हालत देख के। उन्होंने कहा कि इतने बड़े पैमाने पे तबाही है जिसका जिक्र नहीं किया जा सकता। तो दूसरी मैनेजमेंट के अलावा एक मसला और बहुत बड़ा है, और वो ये है कि हम शिकार हुए हैं बुनियादी तौर पे दुनिया की भी गलत पॉलिसियों की बदौलत सही कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, पाकिस्तान उसमें उसका हिस्सा सिर्फ 1% है। ज़्यादा खराबी पैदा अमेरिका और यूरोप और उसके तहादियों की हुई है। तो हरमीत उस हवाले से ज़रा देखें तो पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ रहा है दूसरों की गलतियों की वजह से। बिल्कुल रोज़ साहब, सो ने बड़ी अच्छी बात की कि बहुत बड़ी गलतियां जो है इसमें कोई शक नहीं कि हमारी भी हैं, और फिर बाहर दुनिया की जानिब से जिस किस्म की चीज़ें हो रही हैं, और दिन पर दिन हम देख रहे हैं कि जो कुदरत जो नेचर है वो ख़त्म होती जा रही है, और इंसान के जितना तरक्की करता जा रहा है उसी सिलसिले में चीज़ें जो हैं वो बदलती जा रही हैं। लेकिन फिर उसके साथ साथ अगर हम सियासत की बात करें तो आपने जिस तरह फरमाया कि इमरान खान साहब सियासत, इस वक्त आपकी बात दुरुस्त है कि अगर पूरे सारे तमाम तर सियासतदान भी अगर चुप रहते और वो काम करते जो इस वक्त ज़रूरत है, तमाम तर उन 3-4 करोड़ लोग जो बेघर हो चुके हैं, चाहे सिंध सबसे ज़्यादा मुतासर है, जिस किस्म के हालात हैं पूरे के पूरे शहर डूब चुके हैं। लेकिन अगर हम सियासत की बात करें तो रऊफ साहब, इस वक्त अगर खान साहब चुप बैठ जाएंगे तो साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि पे जो चीज़ें हो रही हैं, अब ये देखें ना कि जो पंजाब में हुकूमत की तब्दीली की बातें हो रही हैं, तो आप ये सोचें कि सियासत तो कहीं ना कहीं हुकूमत भी कर रही है, और इस किस्म से कर रही है कि किस न किस तरीके से इमरान खान साहब की जो हुकूमत है पंजाब से वो गिरा दी जाए। और अब आपने कल की खबर देखी भी होगी, तकरीबन 33 MPA जिनका ताल्लुक जो है वो तहरीक इंसाफ से, तो उन्होंने भी वो भी बहुत जल्द ऐलान करने आ रहे हैं। और इसके साथ साथ वो जो 7 MPAs हैं उनकी मुलाकात भी चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ हुई है। तो हम देख रहे हैं कि साजिशें जो हैं वो ये हुकूमत जो है या PDM जो है ये भी तो खामोश नहीं बैठी, और अगर इमरान खान साहब जलसे नहीं करेंगे, प्रेशर नहीं बिल्ड करेंगे, तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा नुकसान तहरीक इंसाफ को उठाना पड़ सकता है। ये तो एक पावर है आवाम की, वो सामने आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उन ताकतों को वो भी दिखा सके कि अभी जो जिस तरह पॉपुलरिटी ग्राफ है वो इमरान खान साहब का कम नहीं बल्कि ज़्यादा हुआ है। और हम देख रहे हैं कि हर जगह गुजरावाला जो गढ़ है नून लीग का, वहाँ पर उन्होंने एक ताकत का जो मुजाहरा किया, और जिस किस्म का जलसा था, मैं खुद भी हैरान हो गया था कि इस किस्म के लोग जो है वो निकल आए थे। खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि खवातीन आएंगी या नहीं आएंगी, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद हमने देखी गुजरावाला में कि खवातीन की भी वहां पे मौजूद थी। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि चाहे हुकूमत हो या इमरान खान साहब, दोनों तरफ से सियासी गहमियां जो है वो चल रही है, बड़ी तेजी से चल रही है। लेकिन होना ये चाहिए था कि तमाम तरफ की तवज्जो तो है। इस हवाले से उनसे जान लेते हैं। वैसे आप कहिएगा कि नहीं रुक रहे, इमरान खान साहब नहीं रुक रहे, जल्द से जुलूस हो, लोग इकट्ठा करना हो, कॉल देनी हो, हमारा सारा फोकस इस वक्त ये होना चाहिए कि कुदरती आफत ने आन घेरा है हमें और हम शदीद परेशानी में है, इसको कैसे काउंटर किया जाए, कैसे कैटर किया जाए? मतलब खान साहब के लिए सैलाब का मसला नहीं है। अच्छा, इतना बड़ा मसला नहीं, इतना बड़ा इक़्तिदार है, और इक़्तिदार भी एब्सोल्यूट चाहिए उनको कि चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आर्मी चीफ सब और स्टेट बैंक का गवर्नर सब उनके अंडर में काम कर रहे हो। अच्छा, ऐसे इक़्तिदार चाहिए उनको। अभी देखिए आपके खान साहब ने कितने बड़े बड़े चैलेंज दिए, क्या था वो भाई मुदाखलत और साजिश, आज कहाँ चला गया वो कहाँ गया बयानिया? गैर मुल्की मुदाखलत के जरिए हुकूमत गिराने का इल्जाम किधर गया? कहाँ गया? वो अमरीकी साम्राज्य कहाँ गया? वो अमरीकी इस्तेमार पसंद, अमरीकी कासलेज दरबारी, वो कहाँ चले गए? अमरीकी सफीरों से मुलाकात वाला इल्ज़ाम जो आप लगाते थे दूसरों पर, वो किस पर लगना चाहिए? अब बहुत सवाल आ गए। सैलाब को आपने कहा कि वो इग्नोर कर रहे हैं, वो सब कुछ इग्नोर करेंगे। वो उन्होंने मॉरल को इग्नोर किया है, उन्होंने वैल्यूज को इग्नोर किया है। अब आप देखिए हालत क्या हो रही है। हालत ये है कि उनके वो लोग जो इस्तीफा देके निकल गए थे वो वापस आना चाह रहे हैं। अब्दुल शकूर शाद लियारी का बंदा है और जिसने बिलावल भुट्टो को हराया था। इमेजिन, इतना बड़ा बुत शिकन वो आदमी जिसने बिलावल को हराया था, वो इमरान खान का कवरिंग कैंडिडेट था ज़िमनी इंतखाबात में जो होने वाले थे, जो नहीं हो रहा है। उसने कहा जी मैं तो इस्तीफा ही नहीं दिया, हालांकि उसका तहरीरी इस्तीफा मौजूद है।
अच्छा एनबीसी, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी दोबारा से ब्रेक के बाद नासिर एक चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले वो बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि कहाँ गया वो अमेरिका वाला जो साजिश थ्योरी का था और किधर गई वो साजिश थ्योरी। उस हवाले से नासिर बेग आप ये देखें कि एक आध दिन पहले वो जो लॉबिंग फर्म है सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, उसकी सरबराह रॉबिन राफेल मेरे ख्याल में उनका नाम है, जो CIA की एजेंट रही हैं यहाँ पे, उन्होंने मुलाकात की इमरान खान से। तो उन्होंने ज़ाहिर है उन्होंने भी कोई पैगाम दिया होगा उनको और वो उस हवाले से तो बाज आ गए हैं। तो उस हवाले से भी फरमाइए। और दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब का अब एजेंडा क्या लग रहा है आपको, वो क्या करना चाह रहे हैं? केस पे केस उनके खिलाफ बनते चले जा रहे हैं, उसकी उनको परवाह नहीं है, वो जलसों पे जलसे करते चले जा रहे हैं, कॉल देना चाह रहे हैं लोगों को बाहर निकलने के लिए। ये क्या करना चाह रहे हैं? पहली बात है, बात अमेरिका के बारे में बात कर लूँ मैं। मुझे कभी इस बात पर शुबा नहीं था कि खान साहब ने गलत बात की। खान साहब ने एक ऐसा मनगढ़ंत मिशन बनाया है, क्योंकि मेरी सफीरों से बात हुई थी, उन्होंने जो कागज दिखाया गया है वो कागज इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। हमारा कागज ही अलग होता है और हमारा डिसाइफर करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ तो हालात भी डिसाइफर कर रहा है उसको, और कोई सफीर इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करता। 4-5 सफीरों से मेरी बातचीत हुई थी जो अभी रिटायर हुए और जो थे जिनको काजी वगैरह में शामिल है। इसी बात के एक मसला था जो बाइडेन का फोन ना आना, फोन नहीं आया। उसको सिक्योरिटी के जो हेड थे हमारे यूसुफ साहब, उन्होंने खराब किया, इमरान खान ने उसको खराब किया, फवाद चौधरी ने खराब किया। मामला उस जगह चले गए, उनका जवाब फोन ही नहीं करते, उनसे हम बात ही नहीं करते, यार तुम इस काबिल नहीं हो। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक सफीर आता है पाकिस्तान, कागजात पेश करता है, अप्रूवल पीटीआई गवर्नमेंट ने दी थी उसको। सही की मंजूरी जो होती है वो पीटीआई गवर्नमेंट ने दी थी। वो आता है, वो बैठता है, वो सूबा पख्तूनख्वा जाता है, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ गाड़ियों के तोहफे देता है। वहाँ खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में उसको फिजाई दौरा कराया जाता है, वो वापस आता है वो आराम से। फिर मेरी पक्की इत्तला है कि फवाद चौधरी साहब ने कई अहम लोगों से मुलाकात की है, अमेरिकियों से, और गालिबन सफीर को भी कहा है कि वो इमरान खान से मिलने बनी गाला आए, जो अब तक नहीं आए। लेकिन आपने जो नाम लिया, मुझे उस पर सख्त तशवीश है। मैं समझता हूँ कि मैं इस मुल्क के बारे में कुछ गलत नहीं सोच सकता जिंदगी भर, ना मैं ना मेरे घर वाले, लेकिन ये लोग गलत सोचते हैं। राफेल नाम जहाँ आएगा, वो अगर जो बेवा है उनकी और उसको डिवोर्स हुए हुए जब जियाउल का जहाज फटा है, शायद 7-8 साल हो गए थे, लेकिन वो CIA की बंदी है। और बेसिकली कई मकामात पर उसको असाइनमेंट दिए गए जो लिखे हुए हैं, ये नहीं कुछ खुफिया हैं वो, और वो पाकिस्तान से मुताल्लिक़ असाइनमेंट थे, वो टास्क पाकिस्तान से मुताल्लिक़ थे। अमरीकी CIA ने भी दिया, तो उस पर एक मुकदमा भी चला, वो उससे बरी भी हो गई। उसके बाद अब वो यहाँ आती हैं, मुलाकात करती हैं, ये मुलाकात रिक्वेस्ट पे हुई हो या नहीं हुई हो, इसकी तफसीलात सामने आनी चाहिए, मालूम होना चाहिए कि CIA नासिर बेग साहब, ये तो बैनुल-अक़वामी मामलात हो गए, लेकिन अगर हम देखें पंजाब की बात की जाए तो खबर ये भी है कि 7 MPS जो 10 में से 7 MPS का चौधरी शुजा हुसैन साहब के साथ राब्ता भी हुआ। इमरान खान साहब बहुत सारे जलसे जुलूसों में ये बात कह चुके हैं कि वो साजिश हो रही है, पंजाब की हुकूमत हटाने की बात हो रही है। तो ऐसे में परवेज इलाही का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं सर? यार राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हम तो नहीं कर रहे साजिश, ये साजिश खुद PTI कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट चल नहीं रही उनसे। अच्छा, इससे कतई नज़र राना साहब जो चाहेंगे बादशाह आदमी है, और उनको बकौल इमरान खान के बूथों से पकड़ के लेकर आऊँगा मैं, वो ले आए थे। वो क्या क्या ज़माने गुजरे हैं, क्या क्या बयानात याद आते हैं। वो गूगल सर्च करें, गूगल तो बड़ी कमीनी चीज़ है यार। सही है। अच्छा, अब मसला ये है कि इस हुकूमत को 2 या 3 वोट की बढ़तरी है मुश्किल से पंजाब असम्बली के अंदर। अगर 10 अरकान असम्बली इस्तीफा दे, वोट ना दे, खिलाफ ना जाए,
इस्तीफा दे दें सही, तो पार्टी तो खत्म हो गई, खत्म। मेजॉरिटी। सिंपल गेम है, बिल्कुल अर्थमेटिक अगर निकाल लें आप। मैं 5वीं क्लास की का हवाला दे रहा हूँ, 5th स्टैंडर्ड का, कि आप 200 में से 10 निकाल दें, 190 बनते हैं, फर्ज करें, और 195 चाहिए आपको, नहीं होंगे पूरे आपके। तो आप वो राणा सनोल्ला कर रहे हो या परवेज लाई खुद कर रहे हो, वो बचना चाह रहे हो या मुनिस को लाना चाह रहे हो, मुझे नहीं पता गेम क्या है। लेकिन गेम सिर्फ इतना सा है कि 10 आदमी इस्तीफा दे दें, हुकूमत गई। और 10 आदमी इस्तीफा किसी वक्त भी दे सकते हैं और दोबारा इंतखाब में आ सकते हो दोबारा वो, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, उन्होंने वोट नहीं दिया होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। और ये जब जरदारी साहब पहुंचे थे पिछले हफ्ते पंजाब, तो उन्होंने फुलझड़ी छोड़ी थी कि मैं पंजाब गवर्नमेंट को गिराने के लिए आया हूँ। अब उसके बाद मौका शुरू हो गया, पैसे लग रहे हैं 30 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए। भाई मैं MP बन जाता हूँ, मुझे दिलवा दो यार, कुछ करो रो भाई, बहुत पैसे कम हो गए यार। ओके सर। में हमारी मदद ले ली जाए, अब फिर हम कुछ पैसे उनसे ले लें थोड़ा सा। अब बात ये है कि मुझे तो बड़ा दुख हुआ ये देखकर कि बनीगाला कौन गया है और वफात किससे मिल रहे हैं। हाँ। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है, आपका स्टैंड कभी स्टैंड नहीं रहा। अब जस्टिस फायज ईसा केस आप देख लें, कितना तकलीफ दे केस था। उनकी मिसेस किस तरह रोई थी फुल कोर्ट के सामने, और किस तरह उनकी उसके साथ बदतमीजी हुई थी अदालत के अंदर। फिर जज ने माफी मांगी थी उसके बाद पीका एक्ट देख लें आप, वो क्या क्या मैं गिनवाऊं। बकौल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के, अगर पीका एक्ट में डिस्क्वालीफाई को मैं खत्म नहीं करता तो आप लोग सब जेल में होते 6-6 महीने के लिए विदाउट बेल। इतना गलीज एक्ट था वो। अभी फिर हालात खराब हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर सहाफ़ियों पर पाबंदी लग रही है, फिर मसाइल खड़े हो रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर लड़ते हैं हम लोग, हमेशा लड़ते रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि हालात इतने ख़राब होंगे कि पीका पे चले जाएं। बहुत मेहरबानी नासिर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, उस हवाले से परेशानियां बहुत सारी हैं। और मैं जैसे बारहा कहता हूं कि तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को चाहिए कि इस वक्त एक मिसाक मईशत करें कि तमाम तर काम भूल के वो पहुंच जाएं इस काम के लिए कि इस वक्त सैलाब ज़दगान की मदद कैसे करनी है और मईशत को कैसे बचाना। और इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। हमने एक छोटी सी ब्रेक ले लिया, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली हम सैलाब की बात कर रहे हैं, सैलाब ज़दा इलाकों की बात कर रहे हैं, सैलाब ज़दगान की बात कर रहे हैं। सिचुएशन ऐसी है कि इमदादी कार्रवाइयाँ पीक पर जारी हैं, रेस्क्यू सबको कर लिया गया है। लेकिन अब जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ फ्लडिंग की इसी सिचुएशन है, वहाँ पर अब ओवरऑल क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वबाई अमराज फैल रहे हैं उससे किस तरह से कैटर करना। अगर पाकिस्तान की सिचुएशन करंटली देखी जाए तो पिछले 24 घंटे में सिर्फ 6 अफराद ऐसे हैं जो कि जहाँ बहक हुए हैं, सिर्फ इन वबाई अमराज की वजह से जो कि फूट पड़े हैं इन इलाकों में। अब उनको प्रिवेल करने से किस तरह से रोका जाए, हम बात करेंगे इस पर। यासिर नसीम साहब हमारे साथ मौजूद नहीं, बल्कि हमारे साथ सिकंदर जमान साहब होंगे इस्लामाबाद से, और उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो हमें हरमीत देंगे। जी हरमीत, ओवर टू यू। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सिकंदर जमान साहब हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वाओ के। अच्छा सर, मुझे ज़ाहिर बात है जिस तरह सोहा ने अभी कहा कि एक बहुत बड़ी तादाद मुतासर हो चुकी है, 4 करोड़ लोग इस वक्त मुतासर हैं, और साथ साथ देखें तो बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। लेकिन आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोगों का जो इदारा है वो इस वक्त किस किस्म की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रहा है? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हम लोग वाओ हेल्थ केयर मैनेजमेंट कंपनी है, और हम लोग बेसिकली जो है वो बुनियादी तौर पे इन फसलों को कम करते हैं जिसमें एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज होते हैं। हेल्थ केयर पाकिस्तान में हमेशा एक मुश्किल और बड़ा पेचीदा मामला रहा है, जिसके अंदर आपको ज़्यादातर अच्छी फैसिलिटीज़ तक या अच्छे डॉक्टर्स तक पहुंचने में हमेशा मुश्किल रही है। अगर आप पहुंच भी जाते हैं तो उसके बाद की जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी केयर जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें बहुत सारे मसाइल होते हैं, जिसमें कॉस्ट है और सबसे बड़ी बात है एक्सेस टू द क्वालिटी हेल्थ केयर। हम लोग जो हैं वो टेली हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पाकिस्तान में। और अगर आप सैलाब की बात करें तो इस वक्त हम लोग जो हैं वो डिफरेंट जो इदारे हैं, जो NGOs हैं, वो लोग जो रज़ाकाराना तौर पे काम कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी छोटी सोसाइटीज़ हैं जो अपने तौर पे इस फ्लड में काम कर रही हैं, हम उनके साथ मिल के काम करते हैं।
हम उनको डॉक्टर की सर्विसेज देते हैं जहाँ पर डॉक्टर की रिसाई नहीं है, और इसके साथ साथ हम लोग जो है वो उनको अपने फंड्स खुद जनरेट करके या हम लोग इसको फंड रेजिंग किसी थर्ड पार्टी के थ्रू करके हम लोग दवाइयों की जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी कराते हैं उन एनजीओज के थ्रू। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है सिकंदर साहब, लेकिन अब जाहिर बात है कि बहुत सारे लोग आपके साथ राब्ते में भी हैं और गैर सरकारी तंजीमें भी काम जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि कर रही हैं। बीमारियां हम तो देख रहे हैं कि बीमारियां बढ़ रही हैं और बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इसके इस वक्त किस किस्म की जो बीमारियां हैं वो ज़्यादा आ रही हैं और फैल रही हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा सर। बिल्कुल जी, इस वक्त जो हमारे पास ज़्यादातर लोग आ रहे हैं वो डायरिया के साथ आ रहे हैं क्योंकि पानी के बड़े मसाइल हैं। उसके अलावा जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं जिसके अंदर मलेरिया है वो ज़्यादा आना शुरू हो गया है। उसके अलावा हम सबको पता है कि डेंगू जो है वो जो पहले पाकिस्तान में कुछ 1-2 साल से उसमें केसेस में कमी थी, अब वो वापस आना शुरू हो गए हैं। उसके अलावा नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, इस तरह की चीज़ें फिर आना शुरू हो गई हैं। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है और वो ये हुआ है कि जो कोविड की वैक्सीनेशन थी, क्योंकि 3.5 से 4 करोड़ लोग जो हैं इससे मुतासर हैं, उन एरियाज़ में एक्सेसिबिलिटी का इशू है, वहाँ तक आप पहुँच नहीं सकते, तो वो ड्राइव रुक गई है। इसका मतलब है कि जो कोविड के केसेस हैं उनके बढ़ने का खदशा भी है, और लोग क्योंकि कैंप्स के अंदर रह रहे हैं, हमारे यहाँ पर तो सोशल डिस्टेंसिंग के पहले बड़े प्रॉब्लम्स थे, तो अब ये है कि वो प्रॉब्लम भी आना शुरू हो गए। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जाहिर बात है एक चीज़ को कंट्रोल करने की बड़ी भरपूर कोशिश की जा रही है और दोबारा उस सर उठाएगी। जी सोहा। अच्छा, सिचुएशन ऐसी है कि आप मुझे सिकंदर साहब ये बताएगा कि ओवरऑल सिनारियो में हमने बहुत सारी खबरें इस तरह की ब्रेक की हैं कि बड़ी तादाद में हामला ख़वातीन जो हैं वो अगले कुछ माह में बच्चों को पैदाइश के लिए बड़े मसाइल हैं, वहाँ पर मेडिकल कैंप्स का बड़ा फुकदान है। इसके अलावा जो वायरल की आप बात कर रहे हैं वो किस किस नौयत के हैं, या अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बीइंग अ मैनेजिंग डायरेक्टर किस तरह की सर्विसेज अब तक दी जा चुकी हैं और डेफिशिएंसीज खास तौर पर कहाँ पर हैं जिस पर आप समझते हैं कि हुकूमत से अपील करके या कंसर्न डिपार्टमेंट से अपील करके हम उसको फिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त तकरीबन कुछ 6.5 लाख ख्वातीन जो हामला ख्वातीन हैं वो इस वक्त मुतासर हैं, और इस वक्त इस मंथ में और अगले मंथ में एक्सपेक्टेडली तकरीबन 75,000 ख्वातीन जो है वो बच्चे एक्सपेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिससे हम लोग गुजर रहे हैं, और इसमें सबसे परेशानी की बात वो ये है कि तकरीबन 1,000 के करीब जो फैसिलिटीज़ हैं, जो प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी केयर के अस्पताल और क्लिनिक्स हैं, वो इससे या तो पार्शली या कम्प्लीटली मुतासर हुए हैं जिससे वो ऑपरेट नहीं कर सकते। हम लोग इसमें ये भी कर रहे हैं, जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वाओ हेल्थ, हम लोग जो डॉक्टर्स हैं, क्योंकि डॉक्टर हर जगह नहीं पहुंच सकते, पाकिस्तान में तकरीबन 2.5 से 3 लाख डॉक्टर्स हैं जो पीएमसी से रजिस्टर्ड हैं। इसका मतलब है कि उनकी तादाद हर जगह नहीं, वो इतनी नहीं है कि वो हर जगह पहुंच सके। तो हम लोग उन एनजीओज के थ्रू, उन इदारों के थ्रू, क्योंकि वो ऑन ग्राउंड हैं और वो लोगों से और कम्युनिटीज़ के साथ जो है इंटरेक्शन में है और उनको किसी न किसी तौर पर इमदाद कर रहे हैं, हम लोग अपने डॉक्टर्स को, जितने हमारे पास डॉक्टर्स हैं हमारे पूल में जो हमारे साथ काम करते हैं, हम लेवरेज कर रहे हैं, उनको ब्रिज कर रहे हैं ताकि वो उन पेशेंट्स को सर्व कर सकें। ख़ास तौर पे जिस तरह आपने बात किया जो ख़वातीन के हवाले से, तो हमारे पास अपनी फीमेल डॉक्टर्स हैं जो इसके लिए काम करती हैं। एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि एक हम लोग इसमें एक और चीज़ भी कर रहे हैं, बिकॉज कैंप एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पास अपना HMIS है, यानी कि हमारे पास पेशेंट का अपना रिकॉर्ड है, तो एक दफ़ा जो कैंप के अंदर डॉक्टर चाहे वो फिजिकली भी देख रहा हो, वो हमारा सिस्टम यूज़ कर सकता है, और उसके बाद जब पेशेंट आता है तो वो तकरीबन 6 महीने तक हमारी सर्विस को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी बीमारी अगर उसकी बाद में भी आती है तो फॉलोअप के लिए वो डॉक्टर मौजूद नहीं हो, लेकिन हम लोग मौजूद होंगे जो उसको हेल्प कर सकते हैं। अच्छा सिकंदर साहब, अगर हम देखें इस वक्त बीमारी जो खासकर में बच्चों की जो तस्वीर आ रही है, हमारे बहुत सारे दोस्त जो इस वक्त ग्राउंड में काम कर रहे हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स हैं या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं, हम वहाँ पे जो स्किन की बीमारी एक तो वो ज़्यादा बढ़ रही हैं, दूसरी बात जो आपने की कि फुकदान है, बहुत ज़्यादा जगहों तक पहुँचा नहीं जा रहा है, मसाइल बहुत सारे हैं, मेडिसिन की किल्लत पाई जा रही है, तो ऐसे में अमवात का खदशा किस किस्म का होगा? क्योंकि जाहिर बात है कि अभी भी ये बीमारियाँ कम होने के बजाय फैलती जा रही है, और आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि मज़ीद बीमारियाँ जन्म ले सकती हैं। जी बिल्कुल, देखें एक आपने बिल्कुल सही तरफ निशानदेही की। एक बीमारी थी कॉलेरा, और वो वाटर बॉर्न डिजीज़ है,
उसकी अब वो आपने सुना होगा कि कॉलेरा जो है उसके लिए काफ़ी वैक्सीनेशन पहले हुई, काफ़ी सारा इस पर काम हुआ, और वो कॉलेरा सिर्फ इस सैलाब में, इस पानी की वजह से वो बीमारी शायद वापस आ रही है। अब आप ये सोचें कि हम बात सिर्फ कर थे कि जो कोविड की वैक्सीनेशन है वो रुक गई है, इसका मतलब ये है कि हमारे लिए एक और वही बड़ा खदशा है किसी की जान जाने का, जिस तरह हम लोग कोविड के वक्तों में देखते हैं जब कोविड पीक पे था। फिर आप देखें कि आपने सुना भी होगा कि डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं और वो मजीद भी बढ़ेंगे इसकी वजह से, क्योंकि पानी 3 से 4 महीने तकरीबन जो है वो सरफेस पर रहेगा, कुछ रिसर्च ये कहती है। तो आप ये देखें कि कितने मसाइल होंगे। इससे एक और बड़ा मसला है कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में है जहां पर पोलियो अभी तक एग्जिस्ट करता है, और क्योंकि पोलियो की पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशन ड्राइव थी वो बड़े अरसे से चल रही थी, वो भी रुक गई, वो भी मुतासर हुई, और ख़ास तौर पे जो दही इलाके थे उसमें इसकी वैक्सीनेशन की ड्राइव ज़्यादा जो थी वो बेहतर चल रही थी। अब वो रुक जाएगी तो आप सोच सकते हैं कि किस किस्म की बीमारियां इसमें आ सकती हैं, और जो नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखारी चीज़ तो रहेंगी, स्किन की डिजीज़ जो है वो भी बढ़ रही हैं वक्त के साथ साथ, और ये प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा जी रोज़ साहब, सिकंदर जमान साहब ये फरमाइए कि इन इलाकों में एक ख़बर यह है कि अताई बहुत ज़्यादा मौजूद हो गए हैं और उनकी सर्विसेज से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, उसके नुकसानात अपनी जगह हैं। तो लोगों को ये बावर कराना कि ये अताइयों से बचें, उनकी चांदी हुई है, वो लूट मार कर रहे हैं, खूब पैसे कमा रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि उनको सही डॉक्टर तक पहुंचाना, फिर ये किस तरह से मुमकिन होगा? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि इस वक्त तकरीबन कुछ 6 से 6.5 लाख के करीब अताई हैं जो काम कर रहे हैं, और जिसकी वजह से जो पाकिस्तान में मरीज हैं या तो उनकी बीमारियां बढ़ रही हैं या उनकी जो बीमारियां हैं वो ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। इस वक्त के अंदर जो देखें ना, तकरीबन 1880 के करीब फैसिलिटीज़ हैं या 900 के करीब फैसिलिटीज़ हैं जो इस वक्त बिल्कुल जो है वो या जुज़वी तौर पे तबाह हो चुकी हैं। इस सूरत में वो लोग जो शायद कहीं को फार्मेसी का काम करते हैं, फार्मेसी टेक थे, या जो थोड़ा बहुत हेल्थ केयर के बारे में जानते थे, वो इसमें आ चुके हैं। इसमें जो सबसे एक बड़ा काम करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट अपने तौर पे तो हर तरह से जो है वो फैसिलिटीज़ को पहुँचाने की कोशिश करिए, लेकिन वो नाकाफ़ी है। इस सूरत में हम लोग खुद ज़ाती तौर पे जितने हमारे पास डॉक्टर्स हैं, जितना बड़ा नेटवर्क है, हम लोग उसको दे रहे हैं, हम लोग उन पेशेंट्स तक पहुँचा रहे हैं। बहुत सारे लोग खुद रज़ाकाराना तौर पे जो डॉक्टर्स हैं, और ख़ास तौर पे जो यंग डॉक्टर्स हैं, वो ऑन ग्राउंड हैं, फील्ड्स पे काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल है कि ये एक हम सबका एक आप समझे कि जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों तक पहुंचाएं, बताएं कि वो जो अताई हैं वो पीएमसी वेरीफाइड नहीं है, उनको पाकिस्तान में प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं है। ये हम सबका फ़र्ज़ है कि हम उन लोगों तक की बात पहुंचाएं कि आप उनसे दवाएं मत लें। आप कहीं भी जाएं, आप हॉस्पिटल में जाएं, आप क्लिनिक में जाएं, आप वाव हेल्थ जैसी कंपनीज के पास आएं, लेकिन ये वर्ड फैलाना ज़रूरी है आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू, और वो लोग जो ऑन ग्राउंड हैं उनके थ्रू, और ख़ासतौर पे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो अगर ये चीज़ बताते हैं तो ये एक बहुत बेहतर चीज़ होगी, बिकॉज हम ये समझते हैं कि इसके असरात 1 साल तक जो है वो रहेंगे। अच्छा सिकंदर साहब, ये कहेगा हमने इस पर काफ़ी डिस्कशन भी की है। अगर हम ओवरऑल आप कह रहे हैं कि 6 लाख से ज़्यादा ऐसी ख़वातीन हैं जो कि हामिला हैं और उन्हें अब आगे मेडिकल की ज़रूरत पड़ेगी, इसके अलावा अगर बहुत सारे अमराज की बात की जाए, और ख़ासतौर पर अगर हम इसी की बात कर लें फॉर एग्जांपल, तो हमने जब इस पर डिस्कशन की तो हमें कहा गया कि इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर मेडिकल कैंप्स लगा के इस मसले का हल नहीं निकाला जा सकता, हमें अपने अस्पतालों के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। कैपेसिटी एनालिसिस आपकी कंपनी की तरफ से या आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्या है अब तक, कि क्या अगर उनको यहाँ पर लाया जाता है, और ऑब्वियसली वो इस तरह की ये सर्जरी ख़ासतौर पर इस तरह की होती है कि आपको सारी फैसिलिटेशन चाहिए होती है, मेडिकल बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स, तो क्या ये हल आपको लगता है कि इम्प्लीमेंटेबल है, हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और अगर करना है तो आपके लिए क्या क्या मतलब क्या इंतजाम हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त जो तादाद है वो बड़ी ओवरवेलमिंग है। एक और मैं एक मसला इसमें और ही बताता चलूँ, फिर मैं आपका क्वेश्चन का आंसर भी देता हूँ। वो इस वक्त यह है कि 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं इस वक्त, उसमें से 38%, 38% वो बच्चे हैं जो मेल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। और आप ये सोचें कि इस वक्त फूड का क्राइसिस बढ़ेगा। अभी तो हमने कहीं ना कहीं से इंपोर्ट कर लिया है, लेकिन इसके इफेक्ट 6 महीने 8 महीने तक भी आएंगे। तो वो ख्वातीन और बच्चे जिनको जहाँ पर पानी साफ पीने को नहीं मिल रहा,
और उसके बाद वो खाना जो है वो उनको नहीं मिल रहा बर वक्त, तो आप सोचें कि ये मसाइल किस कदर बढ़ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो बीमारियां जो ऑलरेडी प्रिवेल कर रही हैं और वो बीमारियां जो प्रिवेल कर सकती हैं उसका क्वांटम बहुत बड़ा है, उसका क्वांटम बहुत बड़ा है। हम लोग इसको ये देखते हैं एज ए कंपनी, हम लोग अपने जो डॉक्टर्स हैं, इस वक्त हमारे डॉक्टर्स 24/7 काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास कॉल्स डिफरेंट इलाकों से आ रही हैं, उन इलाकों से भी आ रही हैं जो जिनका डिस्कनेक्शन शायद अभी भी है। रोड का एक्सेस तो पाकिस्तान में काफ़ी सारी जगहों पे खुल गया है, लेकिन फिर भी उन इलाकों में जो लोग मौजूद हैं वो हमसे रब्ता कर रहे हैं उन NGOs और रज़ा कराना जो इदारे हैं उनके थ्रू। तो मेरे ख्याल से ये इस वक्त इसका अंदाज़ा लगाना कि ये कितना बड़ा क्वांटम होगा, ये बड़ा मुश्किल होगा कि कुछ बीमारियां ज़्यादा मुश्किल भी हैं। ख़ास तौर पे आप अगर कहें कि कोविड और डेंगू की जो बीमारी है उसके लिए आपको टर्शरी केयर या वो अस्पताल जहाँ पर निगहदाश्त, इंतहाई निगहदाश्त है, वहाँ पर उनका होना ज़रूरी है। तो इसका क्वांटम मिलियंस के अंदर है अगर आप डाउन द रोड जाके देखें, अगर आपसे कोई 1 साल के टाइम के अंदर भी देखें तो। अच्छा सिकंदर जमान साहब, ये फरमाइए कि बहुत से लोग ऐसे हैं जब उनको कहा जाता है इमदाद करें तो वो दवाइयाँ भिजवा रहे हैं, खुराक भिजवा रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो भी उनका दिल चाहता है वो कर रहे हैं। बड़े मुखैर लोग हज़रात मौजूद हैं जो आ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त पैसे की है। तो आप ये अपील करना चाहेंगे कि भाई पैसा ज़्यादा दें ताकि दवाइयाँ जो हैं वो तो एक मुद्दत बाद उनकी जो उम्र है वो ख़त्म हो जाती है, फिर वो ज़ायदुल मियाद हो जाती हैं। तो पैसा होगा तो इन लोगों को दे के इनके घर बनेंगे और ये अपने तौर पे अपने लिए सहूलियात ले सकेंगे। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त शेल्टर नहीं है। शेल्टर ना होने की वजह से भी बहुत सारे मसाइल आते हैं, जिसमें सेहत एक ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ होती है। और ख़ास तौर पे जो बच्चे छोटे हैं, जो अभी 4 या 5 साल की एज में है या इवन 10 साल या उससे कम की उम्र के बच्चे हैं, उनके अंदर ये बीमारियां या हर तरह की बीमारी ज़्यादा आती है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त हमें एज अ कौम ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम आज डोनेट नहीं करते तो कल ये प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। अब देखें ना, हमारे पास तकरीबन 7,500 के करीब बड़े ग्लेशियर्स हैं। अगर ये जो क्लाइमेट चेंज है इसकी वजह से अगले साल भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग फिलहाल जो एक क्राइसिस है उससे निकलने के लिए हम लोग फंड्स इकट्ठे करें। ये घरों में जो ख्वातीन हैं, घरों में जो बड़े लोग हैं, जो ऑफिसेज में लोग काम करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज हैं, उन सबको फिलहाल फंड करना चाहिए, अपनी मनी पूल इन करनी चाहिए। आप इसको यूं सोचे कि आज आप ये मनी पूल इन कर रहे हैं ताकि कल ऐसा कोई क्राइसिस आप पे ना आए। ये तो इमीडिएट चीज है। उससे बड़ी चीज जो पॉलिसी लेवल पे है मेरे ख्याल से वो ये है कि आज तो हम इस लेवल पे देख रहे हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो चुका है, क्योंकि हमारे पास कोई इस किस्म के इफेक्टिव कंट्रोल्स नहीं थे। आप ये सोचें कि अगर ये मुसलसल 5 साल ये प्रॉब्लम रहा तो ये मुल्क आज 60% डूबा हुआ है, 50% डूबा हुआ है, कल तो ये 90% डूब जाएगा। तो मेरे ख्याल से हमें और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ऐसे फंड्स जनरेट करने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास शायद इतने बड़े फंड्स ना हो जिसकी वजह से हम लोग इफेक्टिव कंट्रोल्स ले सकें, जिसकी वजह से जो हम पुल बनाते हैं, डैम बनाते हैं, इनको हम बेहतर कर सके। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सिकंदर जमान, शुक्रिया। मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ थे। और सर अब हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पर ही काम करना पड़ेगा ताकि हम डेवलपमेंट को ज़्यादा अच्छे अंदाज में पहले से बहुत बेहतर बना सकें। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी दोबारा हाजिर बैक के बाद आज 57वां यौम शहादत है मेजर अजीज़ भट्टी शहीद का, जो बरकी के मकाम के ऊपर आज से 57 बरस पहले 65 की जंग में एक दुश्मन के साथ मुकाबले में शहीद हो गए थे। उन्होंने ऐसी बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया कि उसका एतराफ़ हिंदुस्तान के फ़ौजी भी करते हैं, और वो भी जब उनके मुख्तलिफ रोज़नामचे या किताबें लिखी जाती हैं तो उसमें वो जिक्र करते हैं कि किस तरीके से मेजर अजीज़ भट्टी बहादुरी के साथ लड़े, अगले मोर्चों में जाके, बजाय इसके कि सिपाहियों से भी आगे वो होते थे, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी जान दी वो एक कमाल कारनामा है। मैंने जगह विजिट भी की हुई सर, बरकी के मकाम पर जो उनके शहादत का पॉइंट बना हुआ है, ये हमने लाहौर में है, अगर आप लोग हैं तो विजिट ज़रूर कीजिएगा। और बरकी के मकाम पे उनकी जो जहाँ पे उन्होंने यादगार बनाई हुई है वहाँ पे जरूर जाना चाहिए, बिल्कुल करीबी है, लाहौर के
रहने वाले आसानी से जा सकते हैं। सर वी हैव समथिंग मोर टू शेयर विद यू गाइस। अगर आपके पास पुरानी जीप है तो उसको ब्रांड न्यू करने के लिए मॉडरेट फॉर्म में अब आपको इस शोरूम में जाना है। अब ये कौन सा शोरूम है, उसके लिए हमने एक पैकेज बनाया ज़बरदस्त सा, वो इनको दिखाते हैं फिर वापस आते हैं। हैव अ लुक। कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं। मौजूदा महंगाई के दौर में जहां इंसान के लिए अपनी ज़रूरियात पूरी करना मुश्किल हो चुका है, वहां महंगे शौक की तकमील भी तकरीबन नामुमकिन हो चुकी है। सुहावा का ये नौजवान महंगाई के इस तूफान में भी अपने शौक को पूरा कर रहा है। बाऊ मजीद पिछले 10-15 सालों से पुरानी एंटीक जीप्स को पूरे पाकिस्तान में तलाश करके अपने गैराज में लाता है। शौक की तकमील के लिए इसने घर में ही जीप्स को तैयार करने का बंदोबस्त कर रखा है। शौक को पूरा करते करते इतना मकबूल हुआ कि पाकिस्तान भर से दर्जनों गाड़ियां इसके शोरूम में तैयार होने के लिए पहुंच गई हैं। 1942 से लेकर 1960 तक की पुरानी जीप्स को इस अंदाज में नए सिरे से तैयार किया जाता है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। महीनों इन जीप्स के स्पेयर पार्ट्स को ढूंढने के लिए लग जाते हैं, जबकि डिज़ाइन की तैयारी के लिए इंटरनेट की मदद ली जाती है ताकि जब गाड़ी तैयार हो तो देखने के काबिल हो। पुरानी जीप्स का शौक रखने वाले इस नौजवान का ये शौक अब पाकिस्तान भर में फैल चुका है। पाकिस्तान भर से इसकी तैयार गाड़ियों को देखकर अब शौक रखने वाले इससे अपनी गाड़ी तैयार करने के लिए बुकिंग करवा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ अब्दुस्तार न्याजी, पब्लिक न्यूज़। ह्यूज वन, गुड वन से ब्रांड न्यू हो गई। गुज्जर खान में बल्कि ये भी एक बहस चलती रहेगी। वो जो काम है कमाल है। मैं हमें शौक रखने वाले पहुंचते हैं दूर दूर से, और उस इलाके में जीपें में से तभी इतनी नजर आती हैं कि वो ऐसा शोरूम है वहाँ पे, ऐसा शोरूम वहाँ पे मौजूद है। हरमीत, आपका जाना हुआ कभी? आपके तो नज़दीक ही है ये। जी गया हूँ सर, लेकिन ये पैकेज वैसे अगर आप देखें ना जीप का, या फिर मैं बहुत सारी ऐसी जीप देखी हैं जो खासकर ये हमारे आर्मी से जब वो कोई ऐसी जीप की नीलामी होती है तो वहाँ से ज़्यादा जीपें जब आ जाती है तो उनको दोबारा बिल्कुल सजा दिया जाता है, बड़ा खूबसूरत बना दिया जाता है। तो मुझे वैसे उसकी याद आई, हाँ, नई जीप बना दी जाती है बिल्कुल भी, और बड़े मज़े की बना दी जाती है। तो ये चीज़, ये ट्रेंड जो है ये मुख्तलिफ इलाकों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन ये बड़े मज़े का काम है और बहुत सारे लोग बड़े दिल से करते हैं और बड़े दुनिया में पसंद भी किया जाता है। हरमीत, वैसे भी सर इतने एडवेंचर से आप सोचो इस्लामाबाद की सड़कों पे जीप चलाते हुए कैसे लगेंगे आपको? ये जीप यूं नहीं चलती, जीप यूं जीप यूं चला रही है जैसे मोटर बाइक चला रही है। अब मैं इमेजिन मोटर बाइक कर रही थी, चलिए ऐसे कर लेते हैं सर, ऐसे ठीक है? हाँ बिल्कुल ऐसे होगी ना, ये गियर लगा के ये स्टीयरिंग के ऐसे करें या ऐसे करें, आप हरमीत को इमेजिन करें इस्लामाबाद की सड़कों पे कि वो कैसे लगेंगे जीप चलाते हुए। लेकिन चलिए, आप लोग के लिए ये पैकेज था। अगर आप वैसे मेरे लिए सबसे मुश्किल चलाना ट्रैक्टर था, और ट्रैक्टर चलाना बड़ा मुश्किल काम है वाकई में। मेरे ख्याल से आपने ट्रैक्टर चलाया तो एग्जैक्टली, और दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मुझे ट्रैक्टर चलाना पड़ा, तो बड़ा मुश्किल काम है। बाकी जीप और ये बाइक्स और ये इतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन वो थोड़ा सा एक डिफरेंट, उसके गियर भी दो होते हैं, तो कहाँ से कंट्रोल करना है, क्या करना है। नॉर्दर्न एरियाज में जाएं तो आपको ज्यादातर वहाँ जीप ही होती है ना, मतलब आपने अगर पहाड़ी सफर करना है तो आपको ज्यादातर जीप होते हैं। माउंटेन लेक है, वहाँ पे हम गए रिसेंटली जब, तो हम जीप पे गए। सैफुल मुलूक जाना हो तो जीप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जीप जो आपको हिला के रख देती है ना उस मकाम तक पहुँचने तक, वो फिर जीप ही कर सकती है। ऑल दो हमने एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग। जी, दोबारा हाजिर ब्रेक के बाद हमने सुबह भी आज जब प्रोग्राम शुरू किया तो हमने इस बात का जिक्र किया था कि पाकिस्तानी टीम मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है। हम भारत के मैच के बाद पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अगर देखें तो मुसलसल नीचे चली गई है। अफ़गानिस्तान के साथ हम बड़ी मुश्किल से जीते, और उसके बाद श्रीलंका से हम जो मैच था पहला वो भी बड़े बुरी तरीके से हारे, और फिर ये जो मैच है ये भी बिल्कुल फाइनल भी हमने बड़े बुरे तरीके से हारा है। पाकिस्तान की शिकस्त की वजह क्या है? पाकिस्तान में क्या टैलेंट की कमी हो गई है, या जिन लोगों पे इंसार करके भेजा गया है वो इतने टैलेंटेड नहीं है? क्या वजह है? कप्तान से गलतियां हुई हैं, या एक जो इल्ज़ाम सोशल मीडिया पे लग रहा है कि दोस्तों यारों को नवाजा जा रहा है, शान मसूद को क्यों नहीं खिलाया गया, शुएब मलिक को क्यों नहीं ले जाया गया? इन हवाले से सवाल करते हैं। हाफिज़ इमरान एनालिस्ट हैं स्पोर्ट्स के, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ इमरान। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत सुबह बखैर तमाम देखने वालों को। बिल्कुल हाफिज़ इमरान, यही सवाल आपके सामने जो मैंने शुरू किया है कि वजह क्या बनी है। आप ये देखो, बाबर आजम क्या वो इतना टैलेंटेड नहीं है जितना हमने उनको चढ़ा दिया है? T20 का वो प्लेयर लोग बात कहते हैं कि वो नहीं है, उसकी जब वो रन्स भी करता है तो उसका जो
रन रेट है वो नीचे होता है। कप्तान के तौर पे आप उसको कैसे देखते हैं? और फिर आइंदा जो आने वाले हैं, एक पाकिस्तान का मुकाबला होना है इंग्लैंड के साथ, उसके बाद पाकिस्तान के दौरे हैं, फिर वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें परफॉर्मेंस कैसी रहेगी अगर ये परफॉर्मेंस है तो? देखिए राउत साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह से आप अभी जिक्र फरमा रहे थे कि वजह क्या रही है, क्या टैलेंट की कमी है, क्या शोएब मलिक को क्यों नहीं ले जाया गया, शान मसूद को क्यों नहीं ले जाया गया, और शोएब मलिक ने तो कल ट्वीट किया है इस हवाले से, दोस्तियों यारियों का जिक्र किया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप नहीं कह रहे हैं, ये हरमीत सिंह साहब नहीं कह रहे हैं, ये पाकिस्तान का साबिक कप्तान कह रहा है, ये वो खिलाड़ी कह रहा है जिसको आपने पीजीएल का मेंटोर बनाया है, ये वो खिलाड़ी कह रहा है जो पाकिस्तान की करंट टीम में जिसकी ज़रूरत है, ये वो खिलाड़ी कह रहा है जो 2 दहाइयों से ज़ायद पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर पाकिस्तान का कोई एक आम शायरी कह रहा हो तो उसको कहा जाएगा कि उसके ऊपर वो इल्ज़ाम तराशी कर रहा है या उसका कोई एजेंडा है या वो किसी से नाखुश है। बात यह है कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। आप शान मसूद की बात कर रहे हैं, उमर अकमल पाकिस्तान की यहाँ पर ग्रेड 2 में खेल रहा है। क्या वो ग्रेड 2 का खिलाड़ी है? आबिद अली सेंट्रल पंजाब में ग्रेड 2 में खेल रहा है। ये किस किस्म के आप क्रिकेट करा रहे हैं? आपका मिडिल ऑर्डर गुज़िश्ता 3-4 बरसों से इन्हीं खिलाड़ियों को आप बार बार आजमाए जाते हैं और जिनके चेहरे पसंद नहीं है आप उनको निज़ाम से बाहर कर रहे हैं। फिर अब ये कहेंगे कि टैलेंट की कमी है। ये टैलेंट की कमी नहीं है, ये अकल की कमी है, ये जुर्रत इनकार की कमी है, ये टैलेंट की कमी नहीं है, ये आपको हकीकत को तस्लीम करने के हौसले की कमी है। क्या वजह है कि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में जब आपके पास एक एस्टैब्लिश प्लेयर है उमर अकमल जैसा, शान मसूद जैसा जो मुसलसल आपको रन्स करके दे रहा है, क्यों आपने उनको सेलेक्ट नहीं किया? क्यों आपने शोएब मलिक को सेलेक्ट नहीं किया? जब शिकस्त होती है तो लोग सवाल करते हैं और ये सवालात इस टूर्नामेंट से पहले से हो रहे हैं और इस टूर्नामेंट के पहले से भी पहले से हो रहे हैं। ये कई महीनों से हो रहे हैं। पाकिस्तान की सिलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान है। अगर आप किसी एक खिलाड़ी की सिलेक्शन की बात करते हैं तो हसन अली को आपने क्यों भेज दिया था? वो तो खराब फॉर्म के बाद आपने उनको ड्रॉप किया था। किस बुनियाद पर आपने उन्हें दोबारा यूएई भेज दिया? अच्छा इमरान, ये कहिएगा कि ये जो सिलेक्शन वाली बात आप कर रहे हैं किसी हद तक कॉम्पनसेट हो गई थी जब आपने देखा कि नसीम शाह थोड़ा सा चला, बाकी देखा आपने कि बाबर को देखे ओवरऑल वो ऑफ फॉर्म ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट हो रहा था बिकॉज आप अच्छी इनिंग्स ले रहे थे, अच्छा गेम खेल रहे थे। लेकिन कल की अगर मैच की बात करें, अगर आप बहुत स्ट्रगल करके कम मार्जिन के साथ पूरी कोशिश करके भी हारते तो हम कहते चलिए अच्छी बात है। बहुत ही बुरी शिकस्त थी और हम तो बड़े दिल बर्दाश्त है। आप क्या समझते हैं कि इतनी बुरी, मतलब श्रीलंका टीम बहुत अच्छी है लेकिन हमने ओवरऑल अगर देखे सिनेरियो को तो बड़ा अच्छा खेला है, इतनी बुरी शिकस्त? देखिए बात तो कॉम्पनसेशन की नहीं है, बात तो मेरिट की है। कॉम्पनसेशन की तरफ जब आप जाते हैं ना तो आप हकीकत से आंखें चुराते हैं। कॉम्पनसेट करने की बात नहीं है, मेरिट की बात है। जब आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर जाते हैं, क्रिकेट इज अ टीम गेम, ये 11 खिलाड़ियों का खेल है। इसमें किसी एक खिलाड़ी की इंडिविजुअल ब्रिलियंस आपको एक मौके पर शिकस्त को फतह में बदलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका निजाम ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सिलेक्शन ठीक है। वो जिन 2 छक्कों की वजह से, चूंकि हम पाकिस्तानी, हम गोश्तखोर लोग हैं, तेज मसाले खाते हैं, हम जज्बाती हैं, जोश में आते हैं ना तो हमें अच्छी लगती हैं ऐसी चीजें। तो जब हम इस किस्म की हमें कामयाबी मिलती है तो हम भूल जाते हैं। वो जो शिकस्त पाकिस्तान की हो रही थी मुमकिन है उसको जब फतह में नसीम शाह ने बदला है तो आप देखें कि उस वक्त भी तो पाकिस्तान तो मैच हार गया हुआ था। वो तो अफगान अगर गुस्सा ना करते, वहां पे अपने नफ्स पे काबू रखते, असाब पर काबू रखते तो मैच का नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। हाँ, इसलिए जो कॉम्पनसेशन, पाकिस्तान की टीम कॉम्पनसेशन के लिए नहीं है, पाकिस्तान की टीम मेरिट के लिए है, पाकिस्तान की टीम बासलियत लोगों को ऊपर लाने के लिए है। पाकिस्तान की टीम मेरे बकौल नहीं, शोएब मलिक के बकौल यारियों दोस्तियों के लिए नहीं है। आप निकले बाहर, ये जो फिटनेस के मसाइल हो रहे हैं इनका कोई मैं जिम्मेदार हूं? हरमीत सिंह साहब जिम्मेदार हैं, मोहतरमा आप जिम्मेदार हैं, या रऊफ साहब बैठे हैं यहाँ पर जिम्मेदार हैं। ये जो लाखों रुपए आप दे रहे हैं, लगभग 4 मिलियन रुपए इन लोगों को बन जाते हैं। जब ये सवाल होता है कि इनको इतने पैसे क्यों मिलते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है, क्यों हमारे खिलाड़ियों को क्रैम्प पड़े हैं? क्यों आप हॉलैंड से दुबई आते हुए आपको ये प्लान नहीं कर पाए कि हमारे खिलाड़ियों को किस फिटनेस की जरूरत है? क्यों आपका निजाम बिल्कुल 3-4 खिलाड़ियों को इर्द गिर्द घूम रहा है? क्यों आप बाकी खिलाड़ियों को मौका नहीं देते? क्या कसूर है शोएब मलिक का? क्या कसूर है फहीम अशरफ का? क्या कसूर है इमाद वसीम का? क्या कसूर है रोहेल नजीर का? क्या कसूर है उमर अकमल का, जो इन सबसे बेहतर बैटर है मिडिल ऑर्डर में, जो सिंगल डबल्स कर सकता है, जो स्कोर बोर्ड को रोटेट कर सकता है, जो बड़े शॉट्स इनसे ज्यादा बेहतर खेल सकता है? ये जितने आपने मिडिल ऑर्डर में रखे हुए हैं, ये फिनिशर हैं, बैटर हैं, पावर हिटर हैं, क्या हैं? क्यों इनसे ऊपर शादाब खान को बैटिंग के लिए भेजा जाता है? अच्छा इमरान ये कहेगा कि जस्टिफिकेशन ठीक है। हरमीत आप पूछे इस हवाले से क्या पूछना? अच्छा इमरान, यहाँ पे इमरान अगर हम देखें अभी ये जो सिचुएशन है, जो बहुत वर्स्ट किस्म की परफॉर्मेंस हमने देखी है, मायूस तो हम सारे हैं, लेकिन अब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज होने जा रही है। अगर इसी तरह दोस्तियां यारियां निभाती जाएंगी तो आपको मुस्तकबिल कैसा नजर आएगा क्रिकेट का? क्योंकि ये तो लग ऐसे रहा है कि बाबर आजम अगर है तो वो साथ में हसन को भी लेके जाएंगे, दीगर को भी लेके जाएंगे, और जो नाम आपने गिनवा दी है, जो चैंपियन है, जो कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको आपने साइड इसलिए कि आपको उनके चेहरे पसंद नहीं?
देखिए बात यह है कि एक सुना होगा आपने, लगा के आग बादशाह ये शहर को बोला, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत, सर झुका के सब शाह परस्त ये बोले हुजूर, शौक सलामत रहे शहर और बहुत। ये पाकिस्तान के क्रिकेट को आग लग रही है और पाकिस्तान की क्रिकेट के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जुबानें बंद की गई हैं, Yes. खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट देके उनको बंद कर दिया गया है। ये पाकिस्तान का अकलौता खेल बाकी बचा है जो कौम को मुत्तहिद करता है। लोगों ने अभी याद नहीं है अरशद नदीम और नूह भट्ट की कारकर्दगी किस तरह से कौम खड़ी हो गई थी, और ये क्रिकेट तो उससे कहीं बढ़ के है। इंग्लैंड की टीम को आपने देखना तो आपको फौरी तौर पर सबसे पहले ये चीफ सिलेक्टर, सिलेक्शन कमेटी, कोचिंग पैनल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो लोग जो इस सारे निज़ाम को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पोस्टमार्टम की जरूरत है। उनको पूछना चाहिए कि आपने पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ क्या कर दिया कि आप अनफिट हसन अली को जो आउट ऑफ फॉर्म हसन अली है उसको ड्रॉप करते हैं और उसी आउट ऑफ फॉर्म हसन अली को आप वापस यूएई भेज देते हैं। कोई पूछने वाला है? कोई पूछने वाला है इमाद वसीम कहाँ है? कोई पूछने वाला है शोएब मलिक को क्यों नहीं रखा गया? कोई पूछने वाला है कि आपके पास मिडिल ऑर्डर में ये क्यों, आप जब आसिफ अली और खुशदिल शाह एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन की हैसियत से मौजूद है, नवाज और शदाब उनके ऊपर बैटिंग के लिए क्यों आते हैं? क्या वो सिर्फ 6 बॉलों के लिए रखे गए हैं? तो फिर हरमीत सिंह साहब को भेज दे। हो सकता है 10 मैचों में एक मैच में तो ये भी जिता देंगे, 2 बॉलों पे 2 छक्के लगा के, अगर उस दिन इनकी किस्मत अच्छी हुई तो। ये क्रिकेट निजाम का गेम है, आपको हिकमत अमली की जरूरत है, आपको मनसूबा बंदी की जरूरत है, आपको आंखें खोलने की जरूरत है। ये पाकिस्तान की कौम के साथ, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ ये खिलवाड़ न करें। ये पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन खेल है। ये बात सिर्फ एक शिकस्त की नहीं है। यहीं पर आप ही के साथ मैंने इससे पहले भी कई मरतबा, महीनों गुजर गए हैं, क्या ये मिडिल ऑर्डर की पाकिस्तान की बातें नहीं की थी? क्या ये मिडिल ऑर्डर एक्सपोज नहीं हो रहा है? क्या हम गलत बोलते हैं? क्या कोई हमसे ज्यादा मुहिब वतन पाकिस्तानी है? हो सकता है इनके पास इख्तियार ज्यादा हो, लेकिन जब आप दूसरी तरफ सुनते हैं लोग क्या कह रहे हैं, ये जिस पावर हिटिंग के फॉर्मूले को लेके चल रहे हैं, आप सब लोगों को क्रिकेट का पता है ये क्या हाल हुआ इंग्लैंड का। जब एशेज खेलने गए थे तो क्या हुआ था उनका व्हाइट बॉल क्रिकेट की मोहब्बत में, वहां पे उनको इतनी फैंटी लगती है कि वो सब सारे गोरे चीख पड़े थे, अंग्रेज चीख पड़े कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। इंडिया के साथ क्या हुआ है कि आपने जब ऑल आउट एक ही तरह की क्रिकेट खेलते हैं, आप कंडीशंस को नहीं समझते हैं, आप हालात को नहीं समझते हैं, आप मैच को चलाने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आप देखें कि आपके साथ इंडिया के साथ क्या हुआ। क्या कोई दुनिया में कोई ऐसा ठीक है इमरान खान, थैंक यू। बहुत मेहरबानी। फेवरेटिज्म की गेम नहीं है सर, ये हाँ, मैरिट इमरान की भी गेम दुखे है। दिल के साथ बात कर रहा है, मैरिट है। दुखी दिल के साथ बात कर रहा है। हकीकत यही है कि पाकिस्तानी टीम का मजाक बना दिया खेल का इन्होंने पकड़ के। बहुत बैठ के पोस्टमार्टम करना पड़ेगा और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सिलेक्टर्स का भी पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। और ये मैरिट की गेम में फेवरेटिज्म बिल्कुल इतनी सी भी नहीं चल सकती। तो लेते हैं इजाजत और इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और ज़रा इस अफसोस से बाहर निकले। मैं भी कोशिश करूँगी कल अच्छे से आके आपको गुड मॉर्निंग करूँ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।